हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नवभारतीय स्टडी सर्किल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर हाजिर है आपके लिए बिजनेस स्टडी क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का जो आज लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्यवसाय का प्रारंभ जब हम करते हैं उस समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। बिजनेस स्टार्टिंग के से पहले हमें कुछ बातों को सोचना समझना पड़ता है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपको जग में होत हंसाए। अगर आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में सोच विचार नहीं करेंगे, उसके बारे में आप योजना नहीं बनाएंगे, उसके जो मेरिट डिमेरिट दोनों पक्षों को अगर आप नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य सफल हो ये जरूरी नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति उसे कहा गया जो पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके लाभ हानि गुण दोषों का अच्छी तरह से अवकलन कर ले, जाने और उसको पहचाने। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर के लास्ट जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए चलते हैं उन बिंदुओं की ओर। व्यवसाय का आरंभ, मूल घटक। व्यवसाय को शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मूल घटक में उन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। तो वो मूल घटक कौन कौन से हैं देखिए। स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसके जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम इसमें समझ रहे हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट्स इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सक्सेसफुल रिजल्ट इन बिजनेस डिपेंड्स लार्जली अपॉन द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें। successfully successful results in business depends largely upon the ability of the entrepreneurs। जो एंटरप्रेन्योर है उन पे डिपेंड करता है एक सक्सेसफुल बिजनेस रिजल्ट। अगर आप अपने व्यवसाय को सफल बनाना चाहते हैं तो इसकी सफलता और इसकी सफलता किसी और घटक पर नहीं अपितु आप पर स्वयं पर निर्भर करती है, क्योंकि व्यवसाय किसी और का नहीं, यह व्यवसाय आपका है। ठीक है, तो दोस्तों एंटरप्रेन्योर्स जो है उसके जो स्टार्टर्स हैं जो इसको शुरू करने वाले हैं वो उस व्यवसाय को किस वे के अंदर लेके चलते हैं। और द स्टार्टर्स, एंटरप्रेन्योर मीन्स स्टार्टर्स ऑफ ए न्यू बिजनेस टू anticipate problems and solve them with minimum cost। देखिए प्रॉब्लम्स जो है ना, प्रॉब्लम तो हर जगह होंगी। आप कार्य छोटा करें या कार्य बड़ा करें, जहां पर भी हम कोई काम करेंगे वहां पर प्रॉब्लम आना एक नेचुरल सी बात है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आना कोई विशेष बात नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन विशेष बात यह है कि उन प्रॉब्लम्स को आप सोल्व आउट कैसे कर पाते हैं, उनका चीपेस्ट मैनर या कम से कम लागत में आप उनको सोल्व आउट कैसे कर सकते हैं। किसी भी छोटी बात को बड़ा करना या किसी बड़ी बात को छोटा करना ये डिपेंड करता है व्यक्ति के व्यू के ऊपर, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया कि एंड सॉल्व देम विथ मिनिमम कॉस्ट। उस प्रॉब्लम को कम से कम लागत में कैसे सोल्व आउट किया जाए। दिस इज स्पेशली true of the modern business world where competition is very tough। बिल्कुल सही बात है कि आज का टाइम जो है वो कंपटीशन का टाइम है और आज के टाइम में कंपटीशन बहुत टफ है ना। एंड रिस्क आर हाई, और जोखिम जो है बहुत ज्यादा है। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच बिजनेस फर्म एनकाउंटर आर ऑफ बेसिक नेचर्स। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टार्ट अ फैक्ट्री plans must be made
अबाउट द लोकेशन। बिल्कुल, हमें कोई काम शुरू करना है तो शुरू करने से पहले हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स होती है। स्पेशली काम को एक बार काम शुरू होने के बाद में, रन अप होने के बाद में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, ज्यादा प्रॉब्लम तो आती है इसको शुरू करने में दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे हमें लोकेशन की प्रॉब्लम है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, द पॉसिबल नंबर ऑफ द कस्टमर्स, द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स requires, customers, the kind of equipment required and the amount of money needed। कई चीजों की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, जैसे इसमें बताया कि लोकेशन की प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। एक अच्छा बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं, किस तरह का बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, आपका व्यवसाय छोटा है या आपका व्यवसाय बड़ा है, आपके व्यवसाय किस कैटेगरी के लोगों का है, हाई कैटेगरी के लोगों का है, मिडिल कैटेगरी के लोगों का है, लो कैटेगरी लोगों का है, आपका बिजनेस किस टाइप का है, ट्रेडिशन है या मॉडर्न है। ठीक है, तो उसी तरह का आपको माहौल भी, एनवायरमेंट भी देखना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें नीड होती है मनी की। हमें छोटा कारोबार करना है तब भी मनी की नीड होती है, बेशक थोड़ी कम आवश्यकता होती है लेकिन मनी की नीड होती है। इक्विपमेंट, जैसा कारोबार हम करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इक्विपमेंट भी होना जरूरी है। अगर जैसा कारोबार हम करने जा रहे हैं वैसे हमारे पास में इक्विपमेंट नहीं है तो भी कारोबार हमारा इतना सफल नहीं हो। इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ मनी है, इसके अलावा अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू प्रोक्योर देम द शॉप लेआउट, शॉप जो लेआउट है, इसके अलावा परचेजिंग एंड फाइनेंसिंग नीडेड्स, ये भी एक प्रॉब्लम्स रहती है हमारे सामने, एंड हायरिंग ऑफ वर्कर्स। हाँ, जैसा हम काम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए हमें इफेक्टिव वर्कर्स चाहिए, इफेक्टिव इंप्लीमेशन के लिए हमारे पास में इफेक्टिव वर्कर्स भी होने चाहिए। दीज प्रॉब्लम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन ए बिग बिजनेस। ये समस्याएं जो है ये ज्यादा जटिल होती, ज्यादा बड़ी होती है एक बड़े व्यवसाय के अंदर, एक बड़े कारोबार के अंदर। However, some of the basic factors which must be considered by anybody who is to start the business are as follow। इनके अलावा कुछ और बातें भी हैं, कुछ और फैक्टर भी हैं जो एक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ लाइन, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। हाँ, एक व्यवसाय की जो लाइन है वो कौन सी होगी। तो आइए चलते हैं व्यवसाय लाइन के अंदर हमें क्या क्या देखना पड़ता है। देखिए, द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्राइजेस, द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस का जो नेचर और जो टाइप है हमें वो देखना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार का व्यवसाय करना है। आप कोई भी कारोबार करने जा रहे हैं तो उसमें व्यवसाय का जो नेचर है और व्यवसाय के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स है, आपको सबसे पहले उनको देखना पड़ेगा। Like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of greater amount of profit। सब जैसे बता रखा है कि आपको इंडस्ट्री खोलनी है या आपको बिजनेस खोलना है या फिर आपको कोई अदर कोई शॉप वगैरह खोलनी है, कॉमर्स आपको शुरू करनी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है। तो बात ही कर रहे हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ जो बिजनेस है उसमें आपको इंडस्ट्री भी हो सकती है, कॉमर्स भी हो सकता है या फिर और कोई अदर टाइप्स भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और इसमें से किसमें ज्यादा प्रॉफिट की संभावना है। दिस डिसीजंस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, और ये डिपेंड किस पे करता है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पे, इन द मार्केट एंड आल्सो द काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड इंटरेस्ट द एंटरप्रेन्योर हैज फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हाँ, तो आपको ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की। अगर मार्केट का जो ट्रेंड है उसके बारे में आपको पता है, मार्केट में जो मांग, रुचि, फैशन, आदत, जो डिमांड है मार्केट में उसका आपको पता है तो ही आप सफल हो सकते हैं। जो मार्केट में नीड ही नहीं है, अगर आप वैसे व्यवसाय कारोबार शुरू करेंगे जिसको मार्केट में लाइक ही नहीं करते, वैसा कारोबार शुरू करेंगे तो सफलता के चांस कम होते हैं। दूसरा है साइज ऑफ द फर्म। यस, साइज
कई तरह की साइज होती है, छोटी साइज, मीडियम साइज, बिग साइज। तो किस तरह की साइज का आप कारोबार करना चाहते हैं? तो साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जो कि व्यवसाय के शुरू करने के समय हमें लेना होता है। ठीक है। सम फैक्टर्स फेवर अ लार्ज साइज, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फेवर में होंगे लार्ज साइज के, whereas other tend to restrict the scale of operations. If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time and she can arrange the necessary capital for business, she will start the operations at a large scale. देखिए, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके कुछ फैक्टर उसके पक्ष में होते हैं, कुछ फैक्टर उसके विपक्ष में होते हैं, फेवर में होते हैं, अनफेवर में होते हैं। ठीक है। तो आपको इन दोनों का विश्लेषण करना है कि कौन कौन से फेवर में है, कौन कौन से अनफेवर में है, और जो फेवर में है क्या वो मेरे पास में हो पाएंगे, क्या वो पॉसिबिलिटी उनकी ज्यादा है। जैसे आप एक बड़ा कारोबार करना चाह रहे हैं, आपको पता है मार्केट में बिग कारोबार में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो अरेंजमेंट चाहिए, क्या वो अरेंजमेंट मैं कर पाऊंगा? आप जानते हैं कि दो तरह की कैपिटल होती है, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। आप एक फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कई बार छोटी काम करेंगे तब भी उतना ही एक्सपेंसेस आएंगे और बड़ा काम करेंगे तब भी उतना ही एक्सपेंसेस होगा। तो इससे अच्छा है कि हम उस काम को बड़े लेवल पे करें। अब बड़े लेवल पे अगर उसी काम को कर तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ओनली फिक्स एक्सपेंसेस को नहीं, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमको उनको भी देखना पड़ेगा, जो कि उसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे इसमें नीडेड जो कैपिटल्स वगैरह उसका अरेंजमेंट भी हमें देखना है। इफ द मार्केट कंडीशंस आर अनसर्टेन एंड रिस्क आर हाई, अगर मार्केट की जो कंडीशन है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, और उसमें रिस्क कैसी है, ज्यादा है, आर हाई, स्मॉल साइज बिजनेस वुड बी बेटर चॉइस। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट में रिस्क की कंडीशन ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो वहां पर कौन सा कारोबार अच्छा रहेगा? वहां पर स्मॉल साइज कारोबार अच्छा रहेगा, वहां पर छोटे स्वरूप का जो व्यापार है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप, यस, यहाँ पर किसकी बात करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे बात करेंगे ओनरशिप। ठीक है। तो ओनरशिप के अंदर आपने नाम सुना होगा एकल व्यवसाय का, पार्टनरशिप का नाम सुना होगा आपने, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना होगा। ओनरशिप के आधार पर व्यवसाय कई प्रकार का होता है। ठीक है। तो आप किस प्रकार की ओनरशिप को हैंडल कर सकते हैं? देखिए, with respect to ownership, the business organization may take the form of a self proprietorship, partnership, ये सोल आएगा यहाँ पर। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ईच फॉर्म हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बिल्कुल सही कहा है, हर प्रकार के कारोबार के अपने मेरिट और अपने डीमेरिट होते हैं। यहाँ पर जो हम ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, ऑनरशिप के बेस पर अगर देखते हैं तो जैसे मैंने बात की सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, सोल ट्रेड की बात करें, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अपने खुद के अलग मेरिट एंड डीमेरिट्स हैं, पार्टनरशिप के अलग मेरिट एंड डीमेरिट्स हैं। ठीक है। द चॉइस ऑफ द सुटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप will depend on such factor as the line of business capital। और ये किस पर डिपेंड करता है? बिजनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप किस प्रकार का उसके जो फैक्टर्स है उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। देखिए, स्वामित्व के आधार पर हम पढ़ रहे थे, और स्वामित्व के आधार पर दिया गया था कि स्वामित्व के स्वामियों के दायित्व, लाभ के विभाजन, विधिक औपचारिकताएं, व्यवसाय की निरंतरता, हित हस्तांतरण आदि पर निर्भर करेगा। इस कि आप जो कारोबार करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें स्वामित्व के बारे में आपको डिसीजन लेना है कि हमें सोल ट्रेड करना है, एकल व्यापार करना है, या हमें साझेदारी व्यवसाय करना है, या फिर हमें सहकारी संस्था के रूप में काम करना है। तो ये चीजें डिपेंड करती है कि उपयुक्त स्वामित्व स्वरूप का चुनाव, पूंजी की आवश्यकता, की पार्टनरशिप अगर हम करना चाहते हैं
तो उसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है, एकल व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है, साझेदारी करना चाह रहे हैं उसके लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है। तो बात कर रहे हैं कि पूंजी की आवश्यकता है, स्वामियों के दायित्व। हाँ, दायित्व तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लायबिलिटी, कि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर काम कर सकते हैं या फिर लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सोल ट्रेड में, तो सोल ट्रेड में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर भी क्या रहती है, अनलिमिटेड और लिमिटेड दोनों रहती है। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप करेंगे तो लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी हमारे ऊपर, और अनलिमिटेड अगर सिंपल पार्टनरशिप करेंगे तो वहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटीज रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें फर्म की बात करें, हम कंपनी की बात करें, तो वहां पर हमारे ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तो अनलिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी को हमें देखना जरूर है कि दायित्व जो है, दायित्व और लाभ का विभाजन और इसमें लगने वाली औपचारिकताएं, उसमें जो औपचारिकताएं लग रही हैं उनको भी हमें देखना है कि उसमें लगने वाली औपचारिकताओं का लेवल क्या है। देखिए, ये जो फॉर्मेलिटीज है ना, ये फॉर्मेलिटीज भी कारोबार में बाधाएं के रूप में कई बार सामने आती है। एकल व्यवसाय में कम फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन कंपनी के अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है। कंपनी का जो चुनाव होता है, कंपनी का जो चयन होता है, कंपनी का जो निर्माण होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है। कंपनी का निर्माण भी कानून के दायरे में होता है और कंपनी का समापन भी कानूनी प्रक्रिया से ही होता है, तो वहां पर औपचारिकताएं ज्यादा होती है, जबकि एकल व्यवसाय में नाम मात्र की फॉर्मेलिटीज होती है, तो हमें उनको भी जानना है। व्यवसाय की निरंतरता, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की बात करें तो सोल ट्रेड में कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती। हाँ, जो ऑनर है, ऑनर के आने के साथ ही शुरू, ऑनर के जाने के साथ ही खत्म। लेकिन बात करें कि हम कंपनी में बात करें तो कंपनी में कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंपनी में नो चेंजेस। हित हस्तांतरण की बात करते हैं, ट्रांसफरेशन की बात करते हैं, तो हित हस्तांतरण जो है किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, ये भी हमें देखना है, आदि पर निर्भर करेगा। अगला बिंदु है उद्यम का स्थान, प्लेस। देखिए, उद्यम का स्थान की बात कर रहे हैं तो व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान में रखने वाला एक अत्यंत व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान में रखने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है वह स्थान, जहां व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन होगा। आप जिस तरह का कारोबार करने जा रहे हैं, जिस तरह का व्यवसाय करने जा रहे हैं, उसके आसपास का माहौल, उसके आसपास का वातावरण, वह स्थान जहां पर आप कारोबार करने जा रहे हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कहते हैं संस्कृत में कि स्थानम प्रधानम, कि स्थान जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज व्यवसाय में लागू होती है कि स्थान जो होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी व्यक्ति ने ऐसे मुझसे पूछ लिया कि सर बताइए, जब भगवान की मूर्ति तो हमारे घर में भी विराजमान होती है, भगवान के कैलेंडर तो हमारे घर में भी लगे होते हैं, फिर मंदिर में हम क्यों जाते हैं? तो सीधी सी बात है कि स्थानम प्रधानम, क्योंकि मंदिर वो स्थान है, मंदिर वो जगह है जहां पर सकारात्मक ऊर्जा या इस तरह का वातावरण पाया जाता है कि ऑटोमेटिक हमारे भाव बढ़ जाते हैं, हमारे ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव बढ़ जाता है। जबकि वही जो मूर्ति या वही जो पोस्टर जो हमारे घर पे भी लगा हुआ है या फिर किसी रास्ते में किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी रखा हुआ है, तो वहां हमारे भाव नहीं झलकते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर स्थान भी प्रधान है कि व्यवसाय का जो आपका स्थान है वो ऐसा होना, ऐसी जगह पर होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली एक एनवायरमेंट बन जाए। आपने अगर कोई शॉप खोली है, कोई कारोबार खोला है और वो मार्केट में खोला है, तो नो डाउट ग्राहक बढ़ेंगे। अगर आपने वो कारोबार किसी गली छोटी सी जगह पे खोला है, तो नो डाउट वहां पे ग्राहक आने की संभावना कम है। तो यहाँ पर स्थान की महत्वता आपको दर्शाया गया है इस पॉइंट के अंदर। इसके संबंध में किसी भी त्रुटि का परिणाम ऊंची उत्पादन लागत, ऊंची प्रकार के उत्पादन निवेशों की प्राप्ति में असुविधा तथा ग्राहकों को अच्छी सेवा देना।
अब सीधी सी बात है, अगर स्थान हमने सही सेलेक्ट नहीं किया, सही चयन नहीं किया, तो ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में कठिनाई के रूप में होगा। मतलब हम ग्राहकों को अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सेवा नहीं दे पाएंगे। उद्यम के स्थान को के चुनाव करने में कच्चे माल की उपलब्धि, श्रम, बिजली आपूर्ति, बैंकिंग, यातायात, संप्रेषण, भंडारण आदि महत्वपूर्ण विचारणीय घटक है। अर्थात ये वो सभी बिंदु है जो स्थान से जुड़े हुए हैं कि अगर आपने एक उपयुक्त स्थान का चयन नहीं किया तो इस सारी समस्याएं आपके व्यवसाय के साथ आ सकती है। अगला बिंदु है प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए वित्त व्यवस्था से अभिप्राय, देखिए वित्त व्यवस्था तो बहुत बड़ी चीज है। वित्त कहते हैं कि जो महत्व हमारे शरीर में ब्लड का होता है, खून का होता है, रक्त का होता है, वही महत्व व्यवसाय में वित्त का होता है। थोड़ा सा भी अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, रक्त की कमी होती है, तो हमें चक्कर आना, पैर लड़कर आना, खड़ाना, हमारी एनर्जी का लेवल डाउन होना, कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में जनरेट हो जाती है। उसी प्रकार से व्यवसाय में अगर जो वित्त जो है, अगर वित्त की कमी होती है तो व्यवसाय में भी अनेक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर वित्त की व्यवस्था बहुत जरूरी है। कारोबार जो टिका हुआ है वो वित्त के ऊपर भी टिका होता है। तो कोई सा भी कारोबार करने जा रहे हैं उससे पहले आपके जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। वित्त व्यवस्था से अभिप्राय प्रस्तावित व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसकी निरंतरता के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था, कि इस व्यवसाय के लिए मुझे कितनी पूंजी की नीड है और वो व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, साधु सामान तथा चालू संपत्तियों जैसे कच्चा माल, देनदार, तैयार माल का स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। समुचित वित्तीय व्यवस्था, समुचित वित्तीय योजना पूंजी की आवश्यकता पर टिकी होती है। देखिए वित्त के बारे में जितना कहीं उतना कम है, क्योंकि छोटी से छोटी एक्टिविटी से लेकर के बड़ी से बड़ी जो एक्टिविटी है उन सभी क्रियाओं में, उन सभी एक्टिविटीज के अंदर वित्त का योगदान होता है। और कहते हैं कि बिना पैसों के, बिना अर्थ के सब कुछ व्यर्थ है। हाँ, तो यहाँ पर जो व्यवसाय की एक्टिविटीज है वो तो टिकी ही वित्त के ऊपर होती है, टिकी ही पैसों के ऊपर होती है। तो तैयार माल का स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। समुचित वित्तीय योजना बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। स्रोत जहां से पूंजी प्राप्त हो सकेगी तथा फर्म में पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग की निश्चित रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। आगे है भौतिक सुविधाएं। व्यवसाय प्रारंभ करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मशीन तथा साधु सामान, भवन, सहायक सेवाएं शामिल होती है, क्योंकि ये भी बड़े महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इस घटक का निर्णय व्यवसाय की प्रकृति, आकार, वित्त की उपलब्धि तथा उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है, उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। तो भौतिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाओं का मतलब है वो सभी चीजें जो व्यवसाय में नीडेड होती है, जो व्यवसाय में जरूरी होती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, भौतिक सुविधाएं। तो बच्चों ये सभी वो बिंदु हैं जिनके बारे में व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमको जानना जरूरी है। व्यवसाय के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर इनके बारे में हमें पता नहीं है और हम अगर कारोबार शुरू कर रहे हैं तो वी कैन नॉट सक्सेस, है ना। फिजिकल फैसिलिटीज की बात में है प्लांट लेआउट। देखिए once the requirement of physical facilities has been determined, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of these facilities. Layout means the physical arrangement of machines and equipments. आपके पास में एक अच्छा लेआउट होना चाहिए, एक अच्छा प्लान होना चाहिए, क्योंकि बिना प्लान के आपके पास में जो चीजें हैं ना उनका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। बिना एक अच्छी योजना के आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी
भौतिक चीजें हो उनका उपयोग नहीं हो पाएगा। आगे है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। आपके पास में, जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, वर्क फोर्स भी होना जरूरी है। यहां पर दो शब्द बोले, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स होनी चाहिए, वर्कफोर्स पे डिपेंड होता है। मानव संसाधन की यहां पर बात की जा रही है। आपको पता है कि संसाधनों का वर्गीकरण दो भागों में होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जब हम बात करेंगे तो वहां पर दो बातों को पढ़ेंगे, दो तरह के संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो फिजिकल रिसोर्सेज उनका कोई मतलब नहीं है अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अगर सही प्रकार के नहीं है तो, क्योंकि ऑल ऑफ द रिसोर्सेज आर डिपेंड ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज। सबके सब रिसोर्सेज किस पे डिपेंड होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज पे होते हैं। डिपेंड करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके पास में है वो कैसा है। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज उस जो भौतिक रिसोर्सेज जो है, जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, अगर उनको सही तरह से यूटिलाइज करने वाला है, कॉम्पिटेंट है, कमिटेड है, तो ही आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत अच्छी मशीनरी लगा दी, बहुत अच्छा स्थान लगा दिया, बहुत अच्छा पैसा उसमें लगा दिया, लेकिन आपके पास में एक अच्छे वर्कर नहीं है, आपके पास में अच्छे काम करने वाले नहीं है, देन यू कैन नॉट सक्सीड। आप सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो सब भौतिक संसाधन वो अपने आप काम नहीं करेंगे। काम कौन करेगा? काम ह्यूमन बींग्स करेंगे, काम जो मानव संसाधन है वो करेगा। तो मानव संसाधन यहाँ पर कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए और कमिटेड होना चाहिए, जो कमिटमेंट पे पूरा उतरने वाला हो, जो कॉम्पिटेंट वाला हो। Competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into desired outputs। जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट है, रिसोर्सेज को डिजायर्ड आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है? तो रिसोर्सेज को डिजायर्ड आउटपुट में ह्यूमन रिसोर्सेज कन्वर्ट करता है। Since no individual entrepreneur can do everything himself, she must identify the requirement of skilled and unskilled workers and managerial staff। देखिए, एक संस्था में दो तरह के वर्कर होते हैं, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको केवल स्किल्ड पर्सन कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अनस्किल्ड व्यक्ति कर सकते हैं और स्किल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर स्किल्ड व्यक्ति की नीड है वहां पर स्किल्ड व्यक्ति को लगाना पड़ेगा, और जहां पर अनस्किल्ड कर सकते हैं वहां पे अनस्किल्ड को लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्किल्ड की जगह पे आपने अनस्किल्ड को लगा दिया, एक दक्ष व्यक्ति की जहां पे नीड है, और वहां पर किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को लगा दिया जो उसमें नॉलेज नहीं रखता है, तो नो डाउट खुद का भी लॉस करेगा और संस्था का भी लॉस करेगा। वर्कर्स एंड मैनेजरियल स्टाफ plans should also be made about how the employees will be trained and motivated। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपके पास प्लान होना चाहिए कि एम्प्लॉइज जो हैं उनको कैसे ट्रेन करना है और कैसे उनको मोटिवेट करना है। क्यों? क्योंकि एक अशिक्षित या जो अर्ध जानकारी रखने वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा घातक होता है एक संस्था के अंदर। जो व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है वो काम नहीं करेगा, लेकिन जो कम जानकारी रखता है वो ज्यादा घातक होता है। अगर उस व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं दी गई, सही प्रकार से ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो वह व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, और काम करेगा तो नो डाउट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाएगा, बेस्ट यूज की जगह वो मिस यूज करेगा। और एक बहुत अच्छी बात लिखी है वो है मोटिवेट। यहाँ मोटिवेशन आपके चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मोटिवेशन में क्या मतलब है? मोटिवेशन का देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है वो काम करते करते थक जाता है, तो समय समय पर हमें उनको मोटिवेट, हमें उनके अंदर इंटरनल जो एनर्जी है उसको जगानी पड़ती है। ठीक है, उस इंटरनल एनर्जी को जगाने को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेट कहते हैं। तो एक आपके पास में ये प्लान होना चाहिए कि कैसे तो कर्मचारी से काम करवाना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देना है, कैसे उनको मोटिवेशन देना है। ठीक है, टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्म, तब जाकर के बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। टैक्स प्लानिंग, आपके पास टैक्स प्लानिंग भी होनी चाहिए। क्यों? अगर आपने अच्छे से टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो हो सकता है आप गवर्नमेंट के रूल्स में फंस जाए, हो सकता है आप गवर्नमेंट के नियमों में फंस करके आपके ऊपर नोटिफिकेशन भी आ सकता है कि आपको संस्था को ताले लग जाए, आपकी संस्था को बंद करना पड़ जाए। हो सकता है आप गवर्नमेंट के किसी रूल का उल्लंघन करके आप अपने काम को अवैध घोषित करवा सकते हैं। तो आपको टैक्स की जानकारी भी होनी चाहिए, आपके पास टैक्स प्लानिंग भी होनी चाहिए। टैक्स प्लानिंग हैज बिकम नेसेसरी दीज डेज बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ टैक्सेस लॉज इन द कंट्री एंड दे इन्फ्लुएंस almost
every aspect of the functioning of modern business. The founder of आज के टाइम में बहुत सारे टैक्स हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, तो हमें टैक्स की जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न बिजनेस, द फाउंडर ऑफ द बिजनेस हैज टू कंसिडर इन एडवांस द टैक्स लायबिलिटी अंडर वेरियस टैक्स लॉज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बिजनेस डिसीजंस। हमें टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा टैक्स हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट डालने वाला है, क्या प्रभाव डालने वाला है। तो अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हमारे बिजनेस के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है। आगे है लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस। बस अगर हमने इन चीजों की जानकारी रख ली तो फिर हमारा अगला स्टेप है लॉन्चिंग द बिजनेस। श्री गणेश करने का समय आ गया, अब वो टाइम आ गया जब हम हमारे कारोबार को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, आफ्टर द डिसीजंस रिलेटिंग टू द अबाउट मेंशन्ड फैक्टर्स हैव बीन टेकन, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड with actual launching of the enterprise, which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the productions process, and initiating the sales promotions campaign। तो ये वो सभी चीजें हैं जो हमें व्यवसाय शुरू के साथ में ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, हमें एंटरप्राइज को लॉन्च कर देना चाहिए। विच वुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करना होगा। एंड फुलफिलिंग नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, हमें कुछ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग द प्रोडक्शन, और हमें हमारा काम शुरू करना होगा। प्रोडक्शन जो है कारोबार, उसको शुरू करना होगा। एंड इनिशिएटिंग द सेल्स प्रमोशंस, और हमें आप फोकस करना होगा कि सेल्स को कैसे बढ़ानी है, सेल्स कैंपेन कैसे चलाना है। क्योंकि अभी एक काम और भी बाकी, और वो है सेल्स प्रमोशन। जी हाँ, सेल्स प्रमोशन, जितना अधिक सेल्स प्रमोशन होगा, जितनी अधिक सेल्स होगी उतना ही अधिक प्रोडक्शन होगा। जितना अधिक प्रोडक्शन होगा उतना अधिक सेल्स भी करनी है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सेल्स नहीं हो रही है, तो भी कारोबार नहीं चल पाएगा। सेल्स के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेल्स बढ़ेगी तभी हमारा प्रॉफिट, तभी हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो ये वो सभी बातें थी जो हमने पढ़ी। एक व्यवसाय को शुरू करने से पहले जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन कौन सी बातें व्यवसाय शुरू करने से पहले जरूरी है ध्यान में रखनी। ठीक है, और व्यवसाय को शुरू करने के बाद कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए, आप लोगों ने समझा, सुना और इसको उतारा अपने दिमाग के अंदर। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।